हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 25 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द उत्तराखंड स्टेट। सो व्हाट हैपेंड, उत्तराखंड स्टेट में इन द सिटी ऑफ हरिद्वार वहाँ एक हिंदू रिलीजन के लोगों का एक संसद हुआ था, जिसको वो लोगों ने रिलीजियस संसद बोला था। मतलब रिलीजियस संसद का मतलब होता है कि धर्म संसद। एंड गैदरिंग थी जिसमें हिंदू रिलीजन के जो राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग के जो लोग होते हैं, एंड जैसे कि आपके साधु संत हो गए, और उन्होंने उस इवेंट में हेट स्पीच दी। उनकी स्पीच ऐसी थी कि अब हिंदू लोगों, जितने भी हिंदू लोग हैं, वो सब अपने आप को आम आम कर लें, एंड हमें माइनॉरिटीज और स्पेशली मुस्लिम्स को हमें दबा के रखना है, उनको यहां से बाहर निकालना है। अब उस इशू को देखकर जब वो उसकी थोड़ी सी क्लिप सोशल मीडिया पे आ गई, तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया ने उसको पब्लिसाइज किया, पब्लिक के सामने लेके आई। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में बैठी हुई है, उसने आउटरीच क्रिएट कर दिया। उन्होंने बोला कि आप अगर ऐसा इवेंट अगर कोई माइनॉरिटी रिलीजन का करता, तो आप उसके ऊपर यूएपीए लगा देते। बट आपने क्या इस केस में, जो हरिद्वार में हेट स्पीच इंसिडेंट हुआ, केस हुआ, क्या आपने किसी पर्सन के ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए कि नहीं लगाए? इसी चीज को लेकर उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि हरिद्वार में जो हेट स्पीच वाला इंसिडेंट हुआ था, उसमें किसी भी पर्सन के ऊपर यूएपीए के चार्जेस नहीं लगाए गए। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने सिंपल सा आंसर दिया, क्योंकि यूएपीए तब लगता है जब हेट स्पीच देने के बाद कुछ वायलेंस क्रिएट हो, या कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो, या लॉ एंड ऑर्डर में ब्रीच आए। बट उस इवेंट के बाद ऐसा कुछ ऐसा इश्यूज क्रिएट नहीं हुए, जिसके चलते हमने यूएपीए के चार्जेस नहीं लगाए। एंड वन मोर थिंग, हाँ, जब उनसे पूछा गया कि एक कौन से चार्जेस लगाए, तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि आईपीसी का सेक्शन 153 कैपिटल ए, which basically talks about to punish a person who brings enmity between two communities or two religious groups, एंड इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, इट्स अप टू 5 years। हमने वो चार्जेस हमने इम्पोज कर दिए हैं कुछ लोगों के ऊपर, जिन्होंने हेट स्पीच दी थी अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम्स। मूविंग फर्दर, सो नेक्स्ट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो आपका बेसिकली ओमरिकॉन वेरिएंट के जितने भी केसेस निकल रहे हैं इंडिया में, जितने भी केस निकले इंडिया में ओमरिकॉन वेरिएंट के अराउंड 183 केसेस निकले हैं, उसमें से सॉरी 350 के करीब केस निकले हैं। उसमें से 50% ऑफ द केसेस जो हैं, उन पर्सन्स को डबल डोज लग चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से आप अपने दिमाग में लेके मत बैठिएगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोज लगी हैं, तो आप फ्रीली घूम सकते हैं, आपको मास्क लाने की जरूरत नहीं है, आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं हो सकता, कोविड अभी भी हो सकता है, क्योंकि ये खुद आईसीएमआर ने क्लियर कर दिया है कि 50% पेशेंट्स ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट आर फुली वैक्सीनेटेड। मूविंग फर्दर ऑन दी नेक्स्ट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, सो जो वेस्ट बंगाल के स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि बिकॉज देर इज अ हॉस्टिलिटी बिटवीन दी वेस्ट बंगाल गवर्नर जयदीप धनकर एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जिसके चलते वेस्ट बंगाल स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज का जो चांसलर है अभी जयदीप धनकर, उनसे चांसलरशिप छीन के चीफ मिनिस्टर को फॉर द टाइम बीइंग के लिए बना दिया जाएगा। और ऐसा ही इंसिडेंट केरला में हुआ था, बट केरला में आरिफ मोहम्मद खान ने खुद अपनी चांसलरशिप जो है, केरला जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी चांसलरशिप जो है वो खुद अपने मन से दी थी। बट यहां पर वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर वाशु, उनका कहना है कि हम जयदीप धनकर से चांसलरशिप ले लेंगे, और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी को फॉर द टाइम बिंग, फॉर द इंटरिम पीरियड, उनको हम चांसलर बना देंगे। अब ये इशू अराइज क्यों हुआ? सो व्हाट हैपन, रिसेंटली जयदीप धनकर जो कि चांसलर हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल के सारे यूनिवर्सिटीज को कांटेक्ट किया था और बोला था कि हम लोग मीटिंग करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज didn't attend the meeting which has been called by the
जयदीप धनखड़, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके चलते उन्होंने ट्वीट लिखा कि मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी बात नहीं सुनी जा रही, जिसके चलते एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर वासु ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी मूव टू दी स्टेट पेज। सो अरविंद केजरीवाल ने बोला है, उन्होंने अनाउंस किया है कि दिल्ली के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, सारे रेसिडेंट्स को 100% डोज लग चुकी है, फर्स्ट डोज। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि 100% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लग चुकी है इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उन्होंने सिंपल सी बात बोल दी है, जो भी दिल्ली के रेसिडेंट्स हैं उन्होंने बोल दिया है। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द स्टेट पेज, सो व्हाट हैपेंड, तो एनवी रमन्ना जो कि सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आफ्टर बिकम द सीजीआई वो पहली बार अपने नेटिव विलेज में गए और उन्होंने सिंपल सी बात बोली है। उन्होंने, देखा जाए तो हमें नेटिव विलेज का नाम नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि एनवी रमन्ना जो कि सीजीआई है वो किस विलेज से आते हैं। विलेज नहीं पूछा जाएगा, मैक्स टू मैक्स पूछ सकते हैं किस स्टेट से आते हैं या किस स्टेट के हाई कोर्ट से आते थे, इतना ही पूछ सकते हैं अगर पूछना भी होगा तो। वैसे ये भी नहीं पूछेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी नहीं पूछते किसी भी पर्सनैलिटी की, जब तक वो बहुत बेसिकली उसने कुछ उसका जो करंट इशू है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ना हो, है ना। तो उसी चीज को लेकर बताया गया कि जब वो नेटिव विलेज गए अपने, तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि हमें अपनी मदर टंग और नेटिव प्लेस को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उन्होंने बेसिकली संस्कृत का एक वर्स है तो उसको बताया है। अब संस्कृत तो मैं नहीं पढ़ूंगा बट आई विल ट्रांसलेट यू कि उन्होंने ऐसा चीज क्या बोली। उन्होंने बोला मदर एंड मदरलैंड आर सुपीरियर इवन टू हेवन, मतलब स्वर्ग से ज्यादा सुपीरियर होता है आपका माँ और आपका मदरलैंड। तो मदर टंग हमें नहीं भूलनी चाहिए और उन्होंने अर्ज किया है कि तेलुगु कल्चर को, तेलुगु लैंग्वेज को हमें और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके ट्रेडिशंस को हमें स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड तेलुगु है तो समझ में आ रहा है कि वो बेसिकली आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश से आते थे। मूविंग फर्दर, तो ये एडवर्टीजमेंट है। सो वी मूव टू दी एडिटोरियल पेज। तो आज एडिटोरियल में हमारे दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत एक्साइटिंग बोल सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे तो, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो मुझे दो टाइप के एडिटोरियल बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो लॉ से रिलेटेड, दूसरा आपका फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो मेरा फेवरेट है तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा दिस वन, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। एंड द सेकंड वन इज अबाउट दी हेट स्पीच जो हरिद्वार में हुई, उसको रिलेटेड अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, ऑथर ने जो एडिटोरियल लिखा है, पहले थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर थोड़ा समझ में आएगा फॉरेन पॉलिसी के बारे में और ऑथर ने क्या लिखा है इस एडिटोरियल में। सो जब हम मोदी गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो मोदी गवर्नमेंट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट जो है, अभी नरेंद्र मोदी जो चीफ प्राइम मिनिस्टर है और 2 बार से प्राइम मिनिस्टर बने, है ना, उनका टेन्योर 2 बार रहा। फर्स्ट 2014 से 2019 तक बना, 2019 से कंटिन्यूसली उनका चल रहा है, 2024 तक वो रहेंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन का पता नहीं कौन जीत रहा है, बट हाँ 2024 तक तो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो क्लैरिटी है। अब अगर हम बात करें तो ऑथर ने यहां डिस्क्राइब किया कि मोदी गवर्नमेंट 01 या 1.0 का फॉरेन पॉलिसी कैसी थी और मोदी 2.0 की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। मतलब मोदी गवर्नमेंट जो थी 2014 से 2019 तक, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी और अब क्या है 2.0, मतलब इस गवर्नमेंट 2019 से लेकर अब क्या मोदी जी की, मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी जो चेंज आया या नहीं आया उसको लेकर है। और हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि हमारे नेशंस के रिलेशंस विद डिफरेंट अदर कंट्रीज, आर नेबरिंग नेशंस आर बेसिकली नेबरिंग नेशंस के साथ साथ और ऐसे नेशंस जो कि इंडिया के इकोनॉमिक, इंडिया के डिफेंस, इंडिया के ट्रेडिशन, इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज हमारी फॉरेन पॉलिसी की, हम किसकी तरफ झुक रहे हैं, किसकी तरफ नहीं झुक रहे हैं। अब ऑथर ने यहां पर एडिटोरियल स्टार्ट किया। ऑथर ने बताया कि जब हम बात करते हैं मोदी जी की, मोदी 1.0 की, मतलब मोदी गवर्नमेंट 2014 से 2019 तक, तो वो गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो थोड़ी सी रिजिड थी, क्योंकि जिस बेसिस पर इलेक्शन जीते थे और जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी या रूल कर भी रही है,
अभी गवर्नमेंट में, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी हिंदुत्व वाली है, थोड़ी रिजिड है। तो उनकी नेबर से तो बनी नहीं, और उन्होंने जब नेबर से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी, तो वो ज्यादा इंडल्ज हो गए। जैसे कि जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल में जब वो गए, तो नेपाल में उन्होंने बेसिकली हिंदुत्व वाली बात उन्होंने इशू अराइज कर दिया। क्योंकि मोदी जी बने थे, तो मोदी जी का यही कहना था कि वीडी सावरकर जो है, जो कि बोल सकते हैं कि एक हिंदुत्व, जो राइट विंग के वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर इन इंडिया, वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इंडिया, उनकी डेथ हो गई। सो वीडी सावरकर, तो वीडी सावरकर का ये कहना था कि जितनी फ्रेंच कॉलोनीज हैं उस समय, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो इन सबको अखंड भारत बना के रखना है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अखंड भारत बना के रखना है। तो जब आफ्टर बिकम द प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जब विजिट करने गए नेपाल में, तो पहली गलती उनसे ये हो गई, क्योंकि वो एक तो सैफ्रॉन रंग का कपड़ा पहन के गए, हिंदुत्व आइडियोलॉजी दिखाई वहां पर उन्होंने, रुद्राक्ष की माला पहन के गए। और दूसरी बात, जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गई, उनके इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गई, तो रिलेशंस खराब हुए नेपाल से। दूसरा, श्रीलंका में 2014-2019 के बीच में इंडिया ने अपने आप को ऐसा डिपिक्ट किया कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनी है वो हमारी वजह से बनी, नहीं तो कोई गवर्नमेंट बना ही नहीं पाता। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी रिलेशंस और बिगड़ गए थे, क्योंकि भाई हमारी तो राइट विंग थे, हिंदुत्व वाले थे, तो पाकिस्तान से और रिलेशन बिगड़ने लगे। बांग्लादेश की हम बात करें, तो बांग्लादेश से भी हमारे रिलेशंस बिगड़े, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी, एक तो बांग्लादेश इज अ मुस्लिम मेजोरिटी नेशन, और दूसरा जो है, क्योंकि बांग्लादेश इमिग्रेंट्स को लेकर, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर इंडिया थोड़ा सा रिजिड था। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, मोदी के फर्स्ट टेन्योर सॉरी मोदी के फर्स्ट टेन्योर में, तो वो थोड़ी सी रिजिड थी। ऐसा था कि उनका यह था कि या तो आप हमारे फेवर में हो, या तो आप हमारे अगेंस्ट में हो, न्यूट्रल वाली कोई पॉलिसी थी नहीं। या तो श्रीलंका हमारे साथ है, या तो अगेंस्ट में है, जिसके चलते मेजॉरिटी ऑफ द नेबरिंग नेशंस ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, अगेंस्ट वाले को। और चाइना के लिए बहुत सारे नेशंस ओपन हो गए, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल भी बेसिकली इंक्लाइंड हो गया था, और पाकिस्तान से ऑलरेडी आयरन फ्रेंड है चाइना का। लेकिन मोदी गवर्नमेंट को जब सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ, समझ में आया कि भाई हमसे गलती हुई है फॉरेन पॉलिसी में, हमारे रिलेशंस बिगड़े हैं। अब क्या उनका अभी जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है वो सक्सेसफुल है कि नहीं, उसके लेकर ऑथर ने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जब हम नेबर की बात करते हैं, सबसे पहले हम नेबरिंग को लेकर चलते हैं। तो अब अगर हम बात करें, तो नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं, इन दी सेकंड टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, वो अच्छे हो गए, है ना। क्योंकि अब जो नेपाल के साथ हमारी पॉलिसी है, वो हिंदुत्व फैंटेसीज और डिप्लोमेटिक इंपीरियरनेस और जो तुम्हारा फ्रेंडली आउटरीच है, उसको खत्म कर दिया। एंड सेम गोज विद दी बांग्लादेश, एंड सेम गोज विद दी आपका श्रीलंका। अब बांग्लादेश के साथ अगर हमारा इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर इशू नहीं बिगड़ता है, तो हमारे रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे हो सकते थे ऑन दी गोल्डन जुबली जो अभी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हुआ। इंडिया रिमाइंड करा सकता था बांग्लादेश को कि आप हमारी वजह से जिंदा हो, या हमारी वजह से आपका नेशन बना है, तो अगर इलीगल इमिग्रेंट वाला इशू नहीं आता तो, ठीक है। वहीं श्रीलंका के साथ भी हमारा जो है वो अब ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे, थोड़े रिजिड नहीं है, हम लोग प्रॉपर तरीके से जो इंटरनेशनल पोडियम पे रखना है वैसे हम लोग बात रख रहे हैं। सेम गोज विद दी बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ भी हमारा रिलेशनशिप हमें फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हाँ, बस एक काम करना होगा कि बीजेपी का जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो फॉरेन पॉलिसी में लेके नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी बात उन्होंने बोली है। फिर उसके बाद यहां पर बताया गया मल्टीलेटरलिज्म के बारे में। अब ऑथर ने यहां बोला कि इनिशियली जब फर्स्ट टेन्योर की बात करें, तो हमारी जो गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी थी वो तालिबान के बिल्कुल अगेंस्ट में थी। बट जब से सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ मोदी जी का, तो मल्टीलेटरलिज्म को लेकर मोदी जी का एंगेजमेंट बहुत ज्यादा रिजल्ट ड्रिवन आने लगा और इंटरेस्ट बेस्ड आने लगा। कैसे? सबसे पहले उन्होंने बात करी आपके तालिबान को लेकर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंट था इंडिया जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी, और बहुत सारे नेशन सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, और इंडिया ने तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करी। इंडिया ने रेजोल्यूशन पास किया कि अफगानिस्तान के इशू को लेकर,
तो इसकी तारीफ हुई, सबकी तारीफ हुई, यूनाइटेड नेशन में तारीफ हुई। अफगानिस्तान में तालिबान आई, उन्होंने भी बोला कि भाई इंडिया ने हमें हमारी हेल्प करी है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करी, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं तो इंडिया ने क्वाड को लेकर बहुत ज्यादा इंगेजमेंट दिखाया, इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा इंगेजमेंट दिखाया। ग्लासगो में अभी आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग थी, है ना, COP26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, सेशन 26, उसमें भी इंडिया बहुत ज्यादा इंडल्ज हुआ। उन्होंने बहुत सारे बेसिकली ऐसे नेगोशिएशन पास किए, जैसे कि उन्होंने कोल एलिमिनेशन को कोल डाउन कर दिया, है ना, कोल आउट को कोल डाउन कर दिया। तो इंडिया की बात सुनी गई और इंडिया ने बहुत ज्यादा इंडल्ज दिखाया इंटरनेशनल इंटरनेशनल बोल सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में, इन सब चीजों में। फिर एक और, जो हम मल्टीलेटरिज्म की बात करें तो एक और हम बात करें तो इंडिया ने आपका अभी नाइजीर ने रेजोल्यूशन पास जो किया था कि क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक जो है वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के पास आना चाहिए, इंडिया ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जिससे इंडिया ये दिखाना चाहता है कि वो इंडिया जो है वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर, एंड इंडिया शुड एंड इंडिया इन फ्यूचर वांट टू इंडल्ज इन द ग्लोबल एंड रीजनल गवर्नेंस फोरम। ओके, ये चीज बताएगी। फिर ऑथर ने बताया कि अगर हम बात करते हैं 3 बिग कंट्रीज और इंडिया के रिलेशन, 3 बिग मतलब चाइना, यूएस, रशिया, चाइना, सॉरी, यूएस, रशिया, चाइना। तो सबसे पहले उन्होंने बात करी यूएस और रशिया की, क्योंकि यूएस और रशिया दे आर दी बोथ काउंटर पार्ट, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है। अगर आप इंडिया के फेवर में हो उसका मतलब है आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में हो, अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान के फेवर में हो उसका मतलब आप इंडिया के अगेंस्ट में हो। अब उसी चीज को लेकर बताया कि इंडिया ने मोदी 2.0 के टेन्योर में ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे उन्होंने यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे और रशिया के साथ भी रखे। जब क्वाड ग्रुप बना तो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए यूएस के साथ, मतलब अभी तक की हिस्ट्री में सबसे रिलेशंस अगर इंडिया और यूएस के रहे हैं तो वो अभी इस टेन्योर में रहे। और मॉस्को ने इस चीज का बहुत अपोज किया। जब मॉस्को ने इस चीज का बहुत अपोज किया तो इंडिया ने उनके साथ डिफेंस डील कर ली और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद लिया, जिससे वॉशिंगटन की तरफ से रिटेलिएशन आया कि सैंक्शन लग जाएंगे, लेकिन हमने वेपन्स खरीदे, डिफेंस सिस्टम खरीदा और सैंक्शंस लगे भी नहीं। So, दिखाता है कि इंडिया दोनों के साथ अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बना के रखा है, इंडिया यूएस और रशिया के साथ, दोनों के साथ। फिर हम बात करते हैं चाइना के साथ, है ना। चलो चाइना की बाद में बात करेंगे, पहले वेस्ट एशिया की बात कर लेते हैं। वेस्ट एशिया मतलब गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्रीज की हम बात करें तो गल्फ कंट्री के साथ भी इंडिया का जो बैलेंसिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से है। जैसे कि उन्होंने अरब स्टेट्स और इसराइल के अच्छे रिलेशन बना के रखे, उन दोनों के साथ अच्छे बना के रखे। इसराइल ईरान हो गया, ईरान और गल्फ स्टेट हो गए, ईरान और यूएस हो गए, इन सब के साथ बेसिकली रिलेशंस वेस्ट एशिया में भी बना के रखे। और वेस्ट एशियन क्वाड में भी इंडिया पार्ट है, यूएस है, इंडिया है, यूएई और इसराइल है। फिर हम बात करते हैं आपका चाइना को लेकर। हाँ, चाइना को लेकर जब बात करें तो चाइना को लेकर हमारे जरूर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बट इवन तो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इन द ईयर 2021, अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो इंडिया और चाइना का जो बायलेटरल ट्रेड है फ्रॉम द लास्ट ईयर वो 62.7% से इंक्रीज हुआ है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। सो ये दिखा रहा है कि कैसे न्यू दिल्ली जो है, इवन दो बॉर्डर रिलेशंस खराब हैं लेकिन ट्रेड रिलेशंस अभी भी स्ट्रेंथन चल रहे हैं चाइना के साथ। और जो चाइना का डोमिनेटेड HCO है उसमें भी न्यू दिल्ली इंडिया जो है इंगेज हुआ। ठीक है, HCO का मतलब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी इंडिया अपना बेसिकली पार्टिसिपेशन दिखाया। फिर ऑथर ने फिर आगे बताया रियलिटीज ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। तो अब थोड़ा इकोनॉमिक्स की बात करें तो ऑथर ने सबसे पहले बताया कि अगर हम देखें तो मोदी 1.0 में सिर्फ एक ही FAT साइन हुआ है, FTA साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ही हुआ है, वो विद दी एशियन कब 2015 में। उसके बाद फर्स्ट टेन्योर में कोई नहीं हुआ। और अभी तक सिर्फ मोदी गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ एक ही FTA साइन हुआ है, वो भी एशियन 2015 में, और जिसका मेजोरिटी ऑफ दी जो वर्किंग है वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट करके गई थी। लेकिन फिर ऑथर ने बताया कि अब मोदी गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारा जो एम है, पर्पस था, मोदी जी ने अनाउंस भी किया था कि बाय द ईयर 2024-2025 हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे फ्रॉम दी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे ट्रेड जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ बढ़ जाएंगे। और इस चीज को लेकर गवर्नमेंट जो है काम कर रही है।
गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन करने वाले हैं इन द ईयर 2022। यूएई के साथ हम लोग 2022 में एफटीए साइन करने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम कनाडा के साथ भी हम लोग एफटीए साइन करने वाले हैं। ये चीज बताई गई। लास्ट में ऑथर ने फिर यही लिखा है कि देखो, अगर हमें थोड़ा नेबरहुड और रीजनलिज्म को बूस्टअप लेकर आना है, तो हमें या तो शार्क को रिवाइव करना पड़ेगा, या तो हमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे हमारा रीजन जो है, रीजनलिज्म जो है, एंड जो हमारा नेबरहुड है, उसकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो बूस्टअप हो जाए। विदाउट शार्क या विद शार्क भी बनाइए, कुछ भी करिए, या तो शार्क को रिवाइव कर लो, या फिर शार्क को रिवाइव नहीं करना तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, उसको आप इतना स्ट्रेंथन बना दो कि आपके जो नेबरिंग रिलेशंस है विद दी साउथ एशियन नेशंस एंड योर नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज, उनके साथ और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। ये चीज बताया गया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द स्ट्राइकिंग फियर। तो यहां पर ऑथर ने जो एडिटोरियल लिखा है, उन्होंने उसमें बेसिकली यही बताया हेट स्पीच से रिलेटेड। तो अपन पूरा तो नहीं पढ़ना है, बट हाँ कुछ कुछ चीजें पढ़ लेना। जैसे उन्होंने सिंपल चीज बोली है कि देखो, अगर हम बात करें तो राइट विंग जो पॉलिटिक्स होती है, राइट विंग पॉलिटिक्स का सिंपल सा काम होता है कि हिंदूज के दिमाग में, हिंदू राइट विंग पॉलिटिक्स का काम यही होता है कि हिंदूज के दिमाग में फियर क्रिएट कर दो कि मुस्लिम जो है और माइनॉरिटी जो है आपके नीचे से कैप्चर कर लेंगे, आपको कन्वर्ट करवा देंगे, ये सारी चीजें। तो उनकी यह पॉलिटिक्स चलती है। और इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए कि हेट स्पीच जीत ना जाए, तो जो हायर ऑफिस, जो जिन्होंने पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखा है गवर्नमेंट में, इन दी हाई ऑफिसेस, उनको आगे आना चाहिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, उनको आगे आना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भैया हम इस चीज को नहीं मानते। हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर है, हम लोग रिलीजियस टॉलरेंट कंट्री है, एंड हम लोग रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ये चीज उन्होंने, ऑथर ने यहाँ पर बताई गई, सिंपल सी बात बताई है। और उन्होंने एक चीज और बोली है कि अभी जो स्पीच दी गई उसमें यूएपी के चार्जेस लगने ही चाहिए। आप एक सिंगल हार्ट बीट पे यूएपी के चार्जेस लगा देते हो, और आप इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया जो पूरा सोशल मीडिया पर फैल रहा है, उसमें आपने यूएपी के चार्जेस नहीं लगाए। ये चीज गलत है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा करना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको जीतने नहीं देना है। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज। सो अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द जो नेशनल न्यूज है अभी पेज नंबर 8 पर, वो सब पॉलिटिक्स रिलेटेड है। ये तीनों के तीनों न्यूज है, जैसे ये वाले तीनों के तीनों न्यूज है। ये हेट स्पीच रिलेटेड जो हरिद्वार में हुआ, तो ये प्रियंका गांधी ने दिया, ये बेसिकली फॉर्मर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया। ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि भाई उन्होंने अपनी कांग्रेस छोड़ के तृणमूल ज्वाइन कर लिया। तो वही चीज बताई गई। चलो, तो जो हमारी नेशनल न्यूज में इंपॉर्टेंट न्यूज वो ये है कि अभी ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है, वो अभी असम की विजिट पे है, और उन्होंने यही बोला है कि मैं अभी देख रहा हूं इन दी पार्लियामेंट ऑल्सो एंड इवन इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो लॉज इनेक्ट होते हैं उनमें डिबेट नहीं होती। तो अगर डिबेट नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी हमारी डेंजर में है। तो हमें डेमोक्रेसी को डेंजर में नहीं लाना है, और इसके लिए हमें डिबेट्स होनी चाहिए जब भी नया लॉ इनेक्ट हो। और इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, हमारे पास एक ही तरीका है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में म्यूचुअल डिस्कशन हो, और हाउस का जो डिग्निटी है और उसकी प्रेस्टीज है उसको और ज्यादा इनहेंस किया जाए। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है अश्विनी कुमार उपाध्याय, उन्होंने पिटीशन फाइल करी है, और पिटीशन में बोला है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सारे हाई कोर्ट्स में यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड का मतलब, जैसे कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल करने जाओगे तो वहां डिफरेंट प्रोसीजर है। अगर आप जबलपुर हाई कोर्ट में करने जाओगे तो वहां डिफरेंट प्रोसीजर है। तेलंगाना में अलग है, आप मद्रास में अलग है, आपका आपका बॉम्बे हाई कोर्ट में अलग है, आपका केरला हाई कोर्ट में अलग है। तो अब सारे हाई कोर्ट्स का जो डिफरेंट जुडिशियल कोड है या केस फाइल करने का तरीका है, कोर्ट फीस है, वो सारी की सारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और इस चीज को लेकर कोर्ट एक एडवोकेट है अश्विनी कुमार उपाध्याय, बहुत फेमस एडवोकेट है, उन्होंने पिटीशन फाइल करी है इन दी सुप्रीम कोर्ट कि भाई यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होना चाहिए सारे हाई कोर्ट्स में। मूविंग फर्दर, सो आफ्टर the order, yeah, recommendation, not we can't say the order, after the recommendation given by the Allahabad High Court to the Election Commission of India and the Prime Minister to ban rallies and to extend the UP polls, Uttar Pradesh polls, उसको लेकर पोल पैनल जो है उसके चीफ इलेक्शन, वो पोल पैनल का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो
नेक्स्ट वीक आएंगे यूपी के विजिट पर, कंडीशन देखेंगे और वो यही बताएंगे कि भाई यूपी में इलेक्शन जो है वो एक्सटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन 153 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि अगर इलेक्शन कमीशन को रखता है कि इलेक्शंस को हम एक्सटेंड करना है विद सफिशिएंट रीजन, तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। और आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका पावर देता है, एक्सट्रीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपन, सो सर्बानंद सोनोवाल जो कि फॉर्मर असम के चीफ मिनिस्टर एंड प्रेजेंट में वो अभी आयुष मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष है। आयुष का मतलब यहाँ लिखा गया है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है। सो ए फॉर आयुर्वेदिक, Y for yoga and naturopathy, U for यूनानी, S for सिद्धा एंड H for होम्योपैथी। ठीक है, सो 8 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स यूपी में खुलने चाहिए, मतलब उनके लिए उन्होंने फंड इशू कर दिया है और इनॉग्रेट कर दिया है कि 8 आयुष हॉस्पिटल खुलेंगे जो कि इन पे बेस्ड होंगे। आयुष को फुल फॉर्म जरूर याद रखना। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो होता क्या था कि आप जब भी वीजा इशू लेते थे, H1B वीजा एक टाइप का वीजा होता है फॉर दी, इट्स एन एम्प्लॉयमेंट वीजा, हम ये बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है कि जैसे कि आप कई लोगों की जॉब्स लग जाती है फॉरेन में, तो अब उनको परमानेंटली रहना है, तो उसके लिए एक वीजा इशू होता है H1B वीजा, जो बहुत बड़ा इशू क्रिएट भी किया था एक समय डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम के समय, H1B वीजा। और बराक ओबामा जब प्राइम प्रेसिडेंट थे तब भी क्रिएट हुआ था H1B वीजा को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा यूएस के जो लोग हैं उन लोगों ने इशू रेज कर दिया था कि भाई हमारे पास जॉब्स तो है ही नहीं, H1B वीजा वाले जो लोग आते हैं वो जॉब्स ले लेते हैं हमारी। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर यहाँ बताया गया कि H1B वीजा जो है, जो कि नॉन इमिग्रेंट वीजा है, आपको अप्लाई करना होता है जिससे आप यूएस कंपनीज में काम कर सकें, है ना, परमानेंटली या फॉर द टाइम बिंग, फिर एक्सटेंड होता रहेगा वो। उसके लिए क्या होता था, आपका इन पर्सन इंटरव्यू होता था, भाई क्यों आ रहे हो, क्या आ रहे हो, तो यूएस अपनी सिक्योरिटी के लिए इंटरव्यू लेता था कि गलत पर्सन तो नहीं आ जाए, टेररिस्ट ना आ जाए। तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट फॉर द ईयर ऑफ 2022, यूएस ने इन पर्सन वीजा इंटरव्यू जो है वो वेव कर दिया, सारे वेव कर दिया। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो यहां पर सिंपल सी बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेल जो है, आप बेल हीनियस क्राइम में किसी पर्सन को दे नहीं सकते। अगर किसी पर्सन ने हीनियस क्राइम किया है तो ऐसा नहीं है कि उसको बेल ग्रांट कर दो, है ना। उस केस में कोर्ट को जुडिशियस मैनर के हिसाब से बेल ग्रांट करनी चाहिए, जुडिशियस मैनर सारे लेने चाहिए, और उनको लगता है कि बेल ग्रांट करने की जरूरत है बेल ग्रांट करें, और विदाउट एनी कॉग्निट रीजन आप बेल ग्रांट नहीं करोगे किसी पर्सन को। ये चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दी है। Towards the world news, so what happened? So because of the fear of Omicron variant, on the day of Christmas, global airlines ने around 3000 फ्लाइट्स को बैन कर दिया। बैन मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 3000 फ्लाइट्स को एक तरीके से कॉल्ड ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया। ग्लोबल कोई एयरलाइन, मतलब ग्लोबल एयरलाइंस का मतलब होता है जितनी भी एयरलाइंस हैं वर्ल्ड में, ग्लोबल एयरलाइन कोई एक एयरलाइन नहीं है, ग्लोबल एयरलाइंस का मतलब बहुत जितनी भी एयरलाइंस है उन टोटल एयरलाइन में से टोटल जो 3000 एयरलाइंस एयरक्राफ्ट जो है, एयरप्लेन जो है, उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। अगेन सो यूएस ने लास्ट मंथ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका नेशनल्स पर ट्रेवल बैन लगा दिया था, बट यूएस ने बोला है कि बाय द नेक्स्ट वीक हम लोग जो ट्रेवल बैन लगा हुआ है साउथ अफ्रीकन नेशनल्स के ऊपर उनको हम लिफ्ट आउट कर देंगे। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक न्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है तो आप इकोनॉमिक न्यूज स्किप कर सकते हो, ठीक है। सेम गोज विद स्पोर्ट्स न्यूज, बस एक ही स्पोर्ट्स न्यूज मुझे लगी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स अबाउट कि हरभजन सिंह जो है उन्होंने ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।